कल्पना कीजिए कि किसी बीमारी का निदान हो रहा है। वहां ना एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है, बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह। अगर हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद रेखा एकदम साफ दिख जाती है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ कुछ भी छिपा नहीं होता। हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, ये बात एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होती है। और डॉक्टर बस इशारा करके कह देता है कि देखिए, ये रही समस्या। और पता है, ये बात इंसानी दिमाग को बहुत सुकून देती है। मतलब हम इंसानों को चीजें तब ज्यादा पसंद आती हैं जब वे साफ दिखाई देती हैं, जब उन्हें अलग अलग खानों या श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सही बात है। हमारा दिमाग स्पष्टता चाहता है। लेकिन जब हम मन, विचारों और इंसान के पूरे जीवन को आकार देने वाली शक्तियों की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। कुछ भी दिखाई नहीं देता। हाँ, और यहीं से चीजें थोड़ी जटिल हो जाती हैं। बिल्कुल। और यहीं से जन्म होता है उस विचार का जिसे आज पूरी दुनिया द सीक्रेट के नाम से जानती है। आज की इस गहन चर्चा में हम रोंडा बर्न की इसी बहुचर्चित किताब के शुरुआती अंशों और इसके पीछे के जो दार्शनिक विचार हैं, उनकी तह तक जाने वाले हैं। और ये सच में मानव चेतना के सबसे पुराने और गहरे सवालों में से एक है। हमारा मिशन ही आज ये समझना है कि सदियों पुराना वो कौन सा रहस्य है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो इंसान के जीवन की हर एक घटना को नियंत्रित करता है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है इस किताब के अस्तित्व में आने की कहानी। मतलब ये कोई ऐसी किताब नहीं है जो किसी वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में बैठकर आराम से लिखी हो। हाँ, इसकी पृष्ठभूमि बहुत ही व्यक्तिगत और दर्दनाक रही है। बिल्कुल। ये कहानी लेखिका रोंडा बर्न के जीवन के एक बहुत ही, कह सकते हैं कि भयानक दौर से शुरू होती है। उनके पिता का अचानक निधन हो गया था, उनके रिश्ते टूट रहे थे, पेशेवर जिंदगी में भी पूरी तरह उथल-पुथल मची थी। यानी वो हर तरफ से हार चुकी थी। एकदम टूट चुकी थी। और ठीक उसी वक्त, उस घोर निराशा के बीच, उनकी बेटी हेली उन्हें एक 100 साल पुरानी किताब लाकर देती है। जरा सोचिए, एक सदी पुरानी किताब के पन्नों से उन्हें एक ऐसे रहस्य की झलक मिलती है जो इतिहास में कहीं खो गया था। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? बिल्कुल लगता है। और शायद यही वो पल था जिसने इस पूरी अवधारणा को इतना प्रासंगिक बना दिया। क्योंकि जब लेखिका ने इस रहस्य की कड़ियों को इतिहास में खोजना शुरू किया, तो उन्हें पता चला कि ये कोई नया विचार तो है ही नहीं। अच्छा, तो क्या पहले भी लोग इसे जानते थे? अरे बहुत से लोग जो नाम सामने आए वे कोई आम नाम नहीं थे। प्लेटो, शेक्सपियर, आइजैक न्यूटन, बीथोवन, अब्राहम लिंकन और एल्बर्ट आइंस्टीन। बाप रे, ये तो इतिहास के सबसे बड़े नाम हैं। हाँ, किताब का दावा है कि इन सभी महान विचारकों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने अपने अपने समय में अपने अपने तरीके से इस रहस्य को समझ लिया था और इसका इस्तेमाल भी किया था। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहीं पर मेरे दिमाग में ना खतरे की घंटी बजती है। अगर ये रहस्य इतना ही प्रभावशाली था और दुनिया के सबसे महान लोगों ने इसे सच में जान लिया था, तो ये आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। मतलब अगर किसी के पास जीवन को पूरी तरह से बदलने का कोई सटीक फॉर्मूला हो, तो उसे दुनिया को क्यों नहीं बताएगा? ये इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य कैसे बन गया? ये एक बहुत ही जायज़ सवाल है और इसका जवाब इतिहास की बहुत ही गहरी परतों में छिपा है। किताब के अनुसार अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो इसके प्रमाण 3000 ईसा पूर्व के एमराल्ड टैबलेट में मिलते हैं। एमराल्ड टैबलेट? हाँ, पत्थरों पर उकेरा गया ये ज्ञान कोई आधुनिक चमत्कार नहीं है। प्राचीन बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने इसका भरपूर उपयोग किया था। हम सबने हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन के बारे में तो सुना ही है। हाँ, जो दुनिया के अजूबों में से एक है। बिल्कुल। अब सोचिए, एक रेगिस्तान के बीचों बीच इतनी अद्भुत और हरी भरी संरचना बनाना कोई मामूली बात तो थी नहीं। बिल्कुल। कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ इस रहस्य को समझा ही नहीं, बल्कि इसे लागू करके अपार धन संपत्ति बनाई। और वे इतिहास की सबसे अमीर सभ्यताओं में से एक बन गए। एकदम सही। और यहीं पर एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आता है। किताब में बॉब प्रॉक्टर और डॉक्टर डेनिस वेटली जैसे विचारकों के हवाले से एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य रखा गया है। वो क्या है? उनका कहना है कि दुनिया के 1% लोग, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 1% लोग दुनिया का 96% धन कमाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? 1% लोग और 96% धन? ये तो डरावना आंकड़ा है। हाँ, और उनका दावा है कि ये कोई संयोग नहीं है। अतीत के नेताओं ने इस रहस्य को जानबूझकर आम जनता से छिपा कर रखा। लेकिन क्यों? ताकि लोग बस काम पर जाएं, वापस आएं और एक अंतहीन दौड़ में फंसे रहें, जिसे हम आज
ट्रेडमिल कह सकते हैं, बिना किसी असली शक्ति के बस भागते रहें और वो 1% लोग सत्ता में बने रहें। ये सब सुन के ना थोड़ा आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने का मन करता है। मतलब क्या ये सच में सत्ता में बैठे लोगों की कोई बहुत बड़ी साजिश है? क्योंकि ये साजिश या कॉन्स्पिरेसी थियरी सुनना बहुत रोमांचक लगता है। हाँ, साजिश शब्द सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं। वही तो। क्या असल में ऐसा हो सकता है कि बंद कमरों में कुछ लोग बैठकर दुनिया चला रहे हैं? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक नियम है जो सफल लोगों को अनजाने में ही दूसरों से अलग बनाता है? ये बहुत ही शानदार विश्लेषण है, क्योंकि जब हम साजिश शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सिगार पीते हुए कुछ लोगों की तस्वीर उभरती है। लेकिन किताब के पीछे के दार्शनिक विचार को अगर गहराई से समझा जाए तो ये कोई जादुई छड़ी या साजिश नहीं लगती। तो फिर ये है क्या? ये पूरी तरह से मनोविज्ञान और इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान का दिमाग मुख्य रूप से किस दिशा में सोचता है। इसे बहुत स्पष्ट रूप से ऐसे समझा जा सकता है, जो लोग अमीर बनते हैं या जो उस 1% में आते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्रचुरता के विचार होते हैं। प्रचुरता यानी अबंडेंस? हाँ, अबंडेंस। वे सफलता के अलावा और कुछ सोचते ही नहीं है? हाँ, उनके दिमाग में असफलता या कमी की कोई जगह ही नहीं होती। लेकिन मैंने तो कई बार देखा है कि बहुत अमीर लोग जिनके पास हमेशा प्रचुरता के विचार होते हैं, वे रातों रात अपना सब कुछ खो देते हैं, दिवालियां हो जाते हैं। हाँ। अगर उनका दिमाग सिर्फ सफलता के लिए प्रोग्राम किया गया था तो ऐसा क्यों होता है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि दिवालिया होने के कुछ ही सालों बाद वे वापस अमीर कैसे बन जाते हैं? यही तो इस पूरे सिद्धांत का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जब कोई इंसान अपना सारा पैसा खो देता है तो किताब के नजरिए से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके दिमाग में धन खोने का डर हावी हो जाता है। अच्छा, मतलब प्रचुरता की जगह डर ले लेता है। बिल्कुल। धीरे धीरे वो प्रचुरता के विचार पीछे छूट जाते हैं और डर के विचार मुख्य जगह ले लेते हैं। और आकर्षण का नियम वही करता है जो इंसान सोच रहा होता है। लेकिन जैसे ही वे सब कुछ खो देते हैं तो क्या होता है? खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, तो शायद डर भी खत्म हो जाता होगा। एकदम सटीक। खोने का वो जो सबसे बुरा डर था वो खत्म हो जाता है, और एक बार वो रुकावट हटने पर उनके दिमाग में फिर से सफलता, निर्माण और प्रचुरता के प्रबल विचार वापस आ जाते हैं। वाह! और फिर वे दोबारा धन आकर्षित कर लेते हैं। ये कोई बाहरी साजिश नहीं है, ये पूरी तरह से उनकी अपनी मानसिक स्थिति और विचारों की दिशा का ही परिणाम है। कमाल है। तो ये पूरी तरह से फोकस का खेल है। अब जब ये साफ हो गया है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं बल्कि विचारों की दिशा का मामला है, तो आखिर वे विचार काम कैसे करते हैं? क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है? सीधा सा अर्थ है, समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लेकिन यहाँ हम किसी भौतिक चुंबक की बात तो नहीं कर रहे हैं ना? लोहे और चुंबक वाली बात तो समझ आती है, लेकिन विचार कैसे किसी चीज को अपनी तरफ खींच सकते हैं? इसे समझाने के लिए ना किताब में एक बहुत ही रोचक उपमा दी गई है। उन्होंने मनुष्य को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर कहा है। ट्रांसमिशन टावर, ये थोड़ा तकनीकी लग रहा है। एक जीता जागता इंसान कैसे टावर हो सकता है? इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक टीवी टावर कैसे काम करता है। हाँ, वो सिग्नल भेजता है। बिल्कुल, वो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजता है और हम अपने टीवी स्क्रीन पर चित्र देखते हैं। अगर हमें टीवी पर अलग चित्र देखने हैं तो हम क्या करते हैं? हम चैनल बदल देते हैं रिमोट से। हाँ, और चैनल बदलने का मतलब असल में एक नई फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होता है। किताब के दर्शन के अनुसार इंसान बिल्कुल इसी तरह काम करता है। हमारे विचार लगातार एक फ्रीक्वेंसी उत्सर्जित कर रहे हैं। मतलब हमारे दिमाग से तरंगे निकल रही हैं। हाँ, हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, जो भी परिस्थितियां या लोग हमारे सामने आ रहे हैं, वे सब हमारे विचारों द्वारा सेट किए गए उसी चैनल का प्रसारण है। ओहो, मतलब जॉन एसराफ और चार्ल्स हैनल जैसे विचारकों ने 1912 में ये जो बात कही थी कि विचारों को मापा जा सकता है, वो सच में एक चुंबकीय शक्ति की तरह काम करती है। बिल्कुल। ये सिर्फ हवा में उड़ने वाली दार्शनिक बातें नहीं है, वे ब्रह्मांड में जाकर वैसी ही परिस्थितियों को वापस हमारी तरफ खींच लाती हैं। एकदम सही समझा आपने। और इसे समझने का एक बहुत ही आम उदाहरण है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई गाना सुना हो और वो दिमाग में इस कदर अटक गया हो कि लाख कोशिशों के बाद भी बाहर ना निकले? अरे ऐसा तो अक्सर होता है। कई बार तो ऐसा गाना दिमाग में अटक जाता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन वो लूप में चलता ही रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो गाना पहली बार सुना गया तो अनजाने में ही सही उस पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया गया। विचारों की ऊर्जा उस गाने पर लग गई।
और फिर आकर्षण के नियम ने अपना काम शुरू कर दिया। हाँ, उसने वैसे ही और विचारों को खींच लिया और वो गाना बार बार दिमाग में गूंजने लगा। इंसान खुद उस गाने की फ्रीक्वेंसी पर सेट हो गया था। अगर इसे आज के तकनीकी युग और हमारी मौजूदा आदतों से जोड़े ना, तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही शानदार उपमा आ रही है। बताइए। ये सब बिल्कुल सोशल मीडिया के एल्गोरिदम की तरह काम करता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपने फोन पर एक बार किसी नकारात्मक खबर या किसी डरावने डूम स्क्रॉलिंग वाले वीडियो पर क्लिक कर दे, तो क्या होता है? उसका पूरा फीड उसी तरह के वीडियोस से भर जाता है। बिल्कुल, कुछ ही मिनटों में पूरा फीड बुरी खबरों और हादसों से भर जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये नहीं पता कि वो वीडियो अच्छा है या बुरा, उसे बस ये पता है कि उपयोगकर्ता का जो अटेंशन है वो वहां है। वाह, ये एक बहुत ही बेहतरीन और आधुनिक तुलना है। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग और ये ब्रह्मांड भी बिल्कुल इसी एल्गोरिदम पर काम कर रहा है। एकदम सही। ब्रह्मांड का एल्गोरिदम भी बिल्कुल निष्पक्ष है। और इसी तुलना से एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल भी खड़ा होता है। वो क्या? अगर विचार इतने ही शक्तिशाली हैं और इंसान खुद अपनी वास्तविकता बनाता है, अपने जीवन के एल्गोरिदम का खुद निर्माता है, तो फिर दुनिया में इतने सारे लोग दुखी क्यों हैं? हाँ, ये तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। वे अपने सपनों का जीवन क्यों नहीं जी रहे हैं? बिल्कुल। दुनिया में कोई भी इंसान जानबूझकर गरीब, बीमार या दुखी थोड़ी होना चाहता है। हर कोई तो अच्छी चीजें ही चाहता है। फिर ये सिस्टम फेल कहाँ हो रहा है? इसका जवाब लीजा निकोल्स और बॉब डॉयल जैसे विशेषज्ञों ने बहुत ही गहराई से दिया है। उनका कहना है कि इंसानियत वर्तमान में एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी से जूझ रही है। महामारी? और ये कोई शारीरिक बीमारी या वायरस नहीं है, बल्कि ये विचारों की महामारी है। मैं ये नहीं चाहता कि महामारी। कहीं आपका मतलब ये तो नहीं कि लोग हमेशा बुरी चीजों पर फोकस करते हैं? बिल्कुल यही बात है। आकर्षण का नियम शब्दों को वैसे नहीं समझता जैसे हम इंसान व्याकरण में समझते हैं। वो नहीं, मत, कभी नहीं जैसे किसी भी नकारात्मक शब्द को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। अच्छा। हाँ, वो पूरी तरह से निष्पक्ष है। वो सिर्फ उस मूल विषय पर ध्यान देता है जिसके बारे में सोचा जा रहा है। जब लोग पूरी ऊर्जा के साथ उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वे नहीं चाहते हैं, तो वे असल में ब्रह्मांड के एल्गोरिदम को उसी चीज का और ज्यादा कंटेंट भेजने का आदेश दे रहे होते हैं। तो मतलब अगर कोई ये सोच रहा है कि उसे क्या नहीं चाहिए, तो ब्रह्मांड सिर्फ उस चीज को सुन रहा है, उस नहीं को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। इसकी कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं? किताब में इसकी बहुत ही दिलचस्प और रोजमर्रा के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए कोई सैलून में बैठा सोच रहा है, मैं बुरा हेयर कट नहीं चाहता, तो आकर्षण के नियम को वो नहीं सुनाई ही नहीं देता। तो फिर उसे क्या सुनाई देता है? वो फ्रीक्वेंसी जो प्रसारित हो रही है वो ये है, मैं बुरा हेयर कट चाहता हूँ और ऐसे और हेयर कट चाहता हूँ। अरे बाप रे! शायद इसीलिए जब हम नाई की कुर्सी पर बैठकर सबसे ज्यादा डर रहे होते हैं कि बाल छोटे ना हो जाएं, तो वो हमेशा सबसे छोटे ही कटते हैं। हाँ, हम नाई को नहीं बल्कि ब्रह्मांड को निर्देश दे रहे होते हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। और गंभीर मामलों में भी यही होता है। अगर कोई लगातार सोच रहा है मुझे फ्लू नहीं चाहिए, तो इसका सीधा प्रसारण ये जाता है कि मुझे फ्लू चाहिए और ऐसी और बीमारियां चाहिए। ओहो हो। या फिर कोई सोचता है मैं कर्ज के पहाड़ में नहीं दबना चाहता, तो ब्रह्मांड सिर्फ कर्ज की फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है और उसे ही रियलिटी बना देता है। इंसान का फोकस जिस चीज पर है वही चीज उसकी ओर खिंची चली आती है। ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है ना, व्यवहार में उतनी ही खतरनाक है। क्योंकि अगर हम मानव मनोविज्ञान और एवोल्यूशन की बात करें, तो हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम खतरों पर पहले ध्यान देते हैं। हाँ, हमारी बायोलॉजी ही ऐसी है। हजारों सालों से हमारी प्रजाति इसी तरह से तो बची रही है। शेर से बचना, आग से बचना, खतरे को पहले भांपना। हमारे दिमाग का जो अमिगडाला हिस्सा है वो हमेशा नकारात्मक चीजों पर या जो हम नहीं चाहते उस पर पहले ध्यान देता है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसे कहते हैं। बिल्कुल, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। इसका सीधा सा मतलब तो ये हुआ कि इंसान की अपनी बायोलॉजी ही इस आकर्षण के नियम के खिलाफ काम कर रही है। यही कारण है कि इस मैं ये नहीं चाहता कि महामारी से बाहर निकलना इतना मुश्किल होता है। इंसान की बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग उसे खतरों पर ध्यान केंद्रित करने को मजबूर करती है। हाँ, इंसान दिन भर इसी उधेड़बुन में रहता है कि उसे काम पर देर नहीं होनी चाहिए, बॉस गुस्सा नहीं करना चाहिए, बैंक बैलेंस खत्म नहीं होना चाहिए, और इन सब में वो लगातार देर, गुस्सा और पैसे खत्म होने की फ्रीक्वेंसी ही अपने ट्रांसमिशन टावर से भेज रहा है। ये तो सच में खुद के बुने हुए जाल में फंसने जैसी बात हो गई। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या इसे रोका जा सकता है? मतलब क्या इस ट्रांसमिशन टावर का कोई ऑफ बटन है? दुर्भाग्य से या शायद सौभाग्य से इसका कोई ऑफ बटन नहीं है।
कोई ऑफर नहीं। नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार ये नियम सृजन की एक निरंतर प्रक्रिया है, कांस्टेंट क्रिएशन। ये हमेशा चालू रहता है। गुरुत्वाकर्षण की तरह, चाहे कोई इस पर विश्वास करे या ना करे, ये हमेशा काम कर रहा है। विचार ही वस्तुएं बन जाते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। यानी हम हर पल, हर सेकंड कुछ ना कुछ बना रहे हैं, अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। किताब में क्वांटम भौतिकी का भी एक दिलचस्प संदर्भ दिया गया है। लेखिका का दावा है कि क्वांटम भौतिकी भी अब इसी दिशा में इशारा कर रही है कि पूरा ब्रह्मांड विचार से ही उत्पन्न हुआ है। और प्रेक्षक या ऑब्जर्वर के बिना वास्तविकता का कोई अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल वही। जब कोई गाड़ी चला रहा होता है तब भी वो सृजन कर रहा है। जब कोई टीवी देख रहा है, किसी से बात कर रहा है या सिर्फ अपने अतीत की कोई याद ताज़ा कर रहा है, तब भी ये ट्रांसमिशन टावर काम कर रहा है। लेकिन रुकिए, ये तो बहुत थका देने वाली बात है। एक सामान्य इंसान के दिमाग में दिन भर में लगभग 60,000 विचार आते हैं। हाँ, ये वैज्ञानिक तथ्य है। आज के समय में जब हमारे पास इतनी सारी जानकारी आती है, फोन पर नोटिफिकेशन बजते रहते हैं, इतना तनाव है, तो क्या हर समय अपने हर एक विचार पर पहरा देना किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा थका देने वाला काम नहीं हो जाएगा? एकदम थका देने वाला होगा। इतनी सारी जानकारी के बीच कोई ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि वो हर पल सिर्फ सकारात्मक ही सोचे? ये तो मानसिक रूप से असंभव लगता है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक चिंता है, और सच तो ये है कि हर एक विचार पर नजर रखना मानवीय रूप से असंभव है। ऐसा करने की कोशिश करना ही इंसान को पागल कर देगा। वही तो। लेकिन किताब इस समस्या का एक बहुत ही सुंदर समाधान भी सुझाती है। समाधान ये है कि किसी को भी अपने हर विचार को पकड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि सारा ध्यान अपनी भावनाओं पर होना चाहिए। भावनाओं पर, फीलिंग्स पर, वो कैसे काम करता है? भावनाएं असल में इंसान का इनबिल्ट गाइडेंस सिस्टम है। वे तुरंत फीडबैक देती हैं कि हम किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। अगर किसी को अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी, शांति, उत्साह, तो इसका मतलब है कि उसके विचार सही दिशा में जा रहे हैं और वो अच्छी चीजों को आकर्षित कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी को बुरा महसूस हो रहा है, तनाव, गुस्सा, डर, तो ये कलाम है कि विचार नकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। तो विचारों से लड़ने के बजाय बस अपनी भावनाओं को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कोई अच्छा संगीत सुन लिया या किसी सुखद याद के बारे में सोच लिया। एकदम सही। लेकिन क्या ये नियम कभी रुकता नहीं है? मतलब क्या कोई ऐसा समय है जब हम सृजन नहीं कर रहे होते हैं? इसका एकमात्र प्राकृतिक विराम शायद नींद है। जब इंसान गहरी नींद में होता है, तब वो सचेत रूप से नए विचार नहीं सोच रहा होता। चलो, कुछ तो राहत है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। सोने से ठीक पहले के जो आखिरी विचार होते हैं ना, वे आकर्षण के बलों द्वारा पूरी रात काम करते रहते हैं। अरे बाप रे! अवचेतन मन उन्हीं विचारों पर काम करता है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि सोने से पहले का समय चिंताओं या मैं ये नहीं चाहता वाले विचारों का नहीं होना चाहिए। ये सुनकर मुझे बिल हैरिस के उस छात्र रॉबर्ट का संदर्भ याद आ रहा है, जो इस कहानी में आया था। हालांकि कहानी वहां पूरी तरह से विस्तार में नहीं है, लेकिन ये साफ है कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी की सभी समस्याओं के बारे में लगातार शिकायत करता रहता था। हाँ, चाहे वो काम हो या रिश्ते। बिल्कुल। वो सोने से पहले भी उन्हीं परेशानियों के बारे में सोचता था, और नतीजा ये था कि वही समस्याएं उसके जीवन में एक लूप की तरह बार बार आती रहती थीं। उसने अपनी ही एक डरावनी रियलिटी गढ़ ली थी। एकदम सही। रॉबर्ट का उदाहरण ये दिखाने के लिए है कि कैसे हम अनजाने में भी सही आकर्षण के नियम का उपयोग अपने ही खिलाफ करते रहते हैं। जब तक उसने अपने विचारों की दिशा नहीं बदली, तब तक उसकी वास्तविकता नहीं बदली। ये बात सच में जीवन को देखने के नजरिए को पूरी तरह उलट देती है। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत को समेटने की कोशिश करते हैं। हमने शुरुआत की थी उस प्राचीन रहस्य से, जिसे बेबीलोनियन सभ्यता से लेकर दुनिया के महानतम लोगों ने जाना। और हमने इस बात पर चर्चा की कि कैसे 1% लोग इसी प्रचुरता के सिद्धांत से दुनिया का अधिकांश धन नियंत्रित करते हैं। और ये कोई बंद कमरों वाली साजिश नहीं, बल्कि हमारी मानसिक प्रोग्रामिंग है। फिर हमने समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं, उस विज्ञान को समझा, कैसे इंसान एक चलते फिरते ट्रांसमिशन टावर की तरह काम करता है, जो लगातार एक फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में भेज रहा है। और सबसे अहम बात जो हमने सीखी वो थी, मैं ये नहीं चाहता कि उस मनोवैज्ञानिक महामारी के बारे में जो लोगों को उनके सपनों के जीवन से दूर रखे हुए हैं। बिल्कुल। ये नियम कभी नहीं सोता, ये लगातार सृजन कर रहा है।
कुल मिलाकर द सीक्रेट की ये अवधारणा हमें बहुत ही मजबूती से याद दिलाती है कि हमारा वर्तमान जीवन हमारे ही पिछले विचारों का आईना है। जो हम आज जी रहे हैं वो हमने कल सोचा था। ये विचार एक ही समय में डरावना भी है और बहुत मुक्तिदायक भी। डरावना इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि हमने ही अपनी सारी परेशानियां अनजाने में खुद आकर्षित की हैं, और मुक्तिदायक इसलिए क्योंकि इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भविष्य की बागडोर पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है। विचारों को बदलकर कल को बदला जा सकता है। ये बात सच में सोचने लायक है कि हम इस सिद्धांत को अपनी आम जिंदगी में कैसे आजमा सकते हैं, चाहे ऑफिस की कोई मुश्किल मीटिंग हो, कोई एग्जाम हो या निजी जीवन के रिश्ते हों। पूरा खेल इस बात का है कि फोकस क्या चाहिए पर हो, न कि क्या नहीं चाहिए पर। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसे विचार पर रुकना चाहता हूं जो मुझे लगातार परेशान भी कर रहा है और रोमांचित भी। वो क्या है? ये विचार सीधे तौर पर किताब में नहीं लिखा है, लेकिन इसी सिद्धांत का एक तार्किक विस्तार है। हमने बात की कि एक अकेला इंसान ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर है और उसके विचार एक फ्रीक्वेंसी भेजकर उसकी निजी दुनिया बदल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। तो जरा सोचिए, अगर दुनिया के करोड़ों लोग एक ही समय पर पूरी स्पष्टता और भावना के साथ किसी एक ही सकारात्मक विचार पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि विश्व शांति या किसी बड़ी वैश्विक समस्या का समाधान, तो क्या वो सामूहिक ट्रांसमिशन टावर इतनी विशाल फ्रीक्वेंसी पैदा कर सकता है जो पूरी धरती की वास्तविकता को ही बदल दे? क्या हम सब मिलकर एक नया संसार रच सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये सचमुच एक ऐसा सवाल है जो इंसान की और मानव चेतना की असीमित क्षमताओं की ओर इशारा करता है। सोचने की शक्ति सच में अनंत है। तो बस आज की चर्चा में इतना ही। अपने विचारों के एल्गोरिदम पर नजर रखिए और देखते हैं कि ये नई फ्रीक्वेंसी हमें कहां ले जाती है।